So hello students, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this video we will cover class 8 new NCERT book, which is Curiosity. Today our chapter is chapter number 2, which is The Invisible World Beyond Our Naked Eyes. So in this video we will be covering full chapter explanation, notes and exam based questions. So if you find this video informative, do like, share and comment. And without wasting time, let's start this video. So dear students, before starting this chapter, we shall read this motivational quote. There is nothing that comes for free in this world. Everything required hard work. So we have to keep on doing hard work. So let's start this chapter, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. This video will be bilingual. I will explain in Hindi and English both languages. So talking about the invisible living world. What is the invisible living world? The world, the organism that cannot be seen with our naked eyes, that are so small to be seen with our naked eyes. So starting with introduction, there are many living organisms present around us which are too small to be seen with the naked eyes. यानी कि हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे से जीव प्रेजेंट है जिनको हम अपनी आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ बहुत ही पावरफुल लेंसेज का रिक्वायरमेंट है। तो हमें पता है हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इन ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि आप क्या है सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से क्या है उन ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। दीज हिडन वर्ड इज नोन एज माइक्रो वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ड, यानी कि इस हिडन वर्ड को एक टर्म दिया है जिसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, सो इट इज रिटन माइक्रो वर्ड, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ड। जो इसके अंदर जितने भी अभी ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं उनको हम बोलेंगे दे आर माइक्रोस्कोपिक, देयर वर्ल्ड इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ओके, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहली बार देखा किसने? इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉर्क एंड डिस्कवर्ड सेल, यानी कि क्या है आपके रॉबर्ट हुक ने क्या है फर्स्ट टाइम पे सेल की डिस्कवरी करी थी। Later, Anton von Leeuwenhoek was the first person to observe living microorganism in water. उसके बाद क्या है, लुइनहॉक क्या थे, एक फर्स्ट पर्सन थे जिनने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीते जागते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है पॉन्ड वाटर में उसकी डिस्कवरी करी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करा था वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, डेड सेल होगा। उनने क्या करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इन डिटेल, यानी कि जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने लगा और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप जैसे इन्वेंट होने लगे तो उसने क्या किया, इन्वेंशन पे इन्वेंशन, स्टडीज पे स्टडीज करने लग गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सो नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रीड करने से पहले एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सेल। हम जान लेते हैं कि सेल है क्या। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या एक लाइफ को बनाने की सबसे स्मॉलेस्ट की को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि हमारे इस पूरी पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो 2 सेल के बने हैं या 2 से ज्यादा सेल के बने हैं। नाउ व्हाट इज द पार्ट ऑफ सेल? पार्ट्स ऑफ सेल, so yes, there are 3 parts of cell. First one is cell membrane, second one is cytoplasm and third one is nucleus. So let's read in detail. What is cell membrane? It controls the movement of substance in and out of the cell, यानी कि सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये कंट्रोल करता है मूवमेंट को, यानी कि कोई भी चीज अंदर या बाहर जाएगी इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। इट इज जेली लाइक सब्सटेंस वेयर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, जो भी आपका लिक्विड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट दैट इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल।
So brain of cell is in between the any cell, in between the cell which is called nucleus. It controls all the activity. यानी सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. इसीलिए उसको क्या बोला गया है? ब्रेन ऑफ द सेल. लास्ट पॉइंट इट इज रिटन प्लांट सेल हैव एन एडिशनल स्ट्रक्चर. यानी कि जो हमारी सेल्स हैं, एनिमल्स की सेल्स हैं, उनके पास ये 3 पार्ट्स होने बहुत जरूरी है. जबकि प्लांट के पास क्या है? एक एडिशनल स्ट्रक्चर है. उनको क्या है? नेचर ने एक एडिशनली एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसका नाम है सेल वॉल. यानी कि क्या है? प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू प्लांट सेल. यानी कि जो क्या करता है? प्लांट सेल को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है. तो ये क्या हो गया? एडिशनल हो गया. सिर्फ प्लांट सेल की बात हो गई है. ओके. As we have discussed above that plant cell has cell wall. Now let's differentiate between plant cell and animal cell. तो यहाँ पर को हम differentiation करते हैं plant और animal cell में. Plant cell has cell wall, जबकि एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल. पॉइंट टू बी नोटेड कि एनिमल सेल के पास यानी हमारे पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. यानी कि क्या है? प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे पास नहीं होता है. और वो क्लोरोप्लास्ट से क्या करता है? आपका जो प्लांट है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो आपको पता है, ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट क्या है? अपना खाना खुद बनाता है. उसके बाद आ जाता है एनिमल सेल हैज अ इरेगुलर शेप. प्लांट सेल जनरली हैज अ फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप. यानी कि प्लांट्स के पास क्या रहता है? फिक्स्ड रिजिड शेप होता है उनका. ठीक है. जबकि इनके पास इरेगुलर शेप होता है. किसी भी शेप की आपकी सेल्स हो सकती हैं. अलग अलग बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग वो टाइप की सेल्स आपकी प्रेजेंट रहती है. तो ऑब्वियसली क्या है? एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. यानी कि एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता है. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नाउ coming to next topic, which is microorganisms. Microorganisms are also called microbes. We can say microbes and microorganism both. So microorganism extremely are small organism that cannot be seen without microscope. यानी कि हमने इसको ऊपर डिस्कस कर लिया है कि बिना माइक्रोस्कोप के हम इन माइक्रोऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते. बट ये मिलते कहाँ हैं? वेयर आर दे फाउंड? सो हेयर इट इज रिटन दे आर फाउंड एवरीवेयर. वो हर जगह हमारे साथ. हम बाहर जा रहे हैं खेलने, हम अंदर जा रहे हैं, वो हर जगह हमारे साथ हैं. कहाँ कहाँ है? एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि वो क्या है? हर जगह प्रेजेंट है. हमें दिखते नहीं है बट हमारे आसपास हर जगह क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन किन टाइप के होते हैं. तो हेयर आर सम टाइप्स रिटन फ्रॉम योर बुक विच आर नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगाई, नंबर 3 प्रोटोजोआ एंड नंबर 4 algae. Let's talk about the example of microorganism. What are the examples of microorganism? Here are amoeba, paramecium and yeast. Amoeba you have seen in previous classes, paramecium and yeast. These 3 are the examples of microorganism. Now let's talk about the usefulness of microorganism. How microorganisms are useful for us. So these notes are very easy to understand. So microorganism are very useful to humans. यानी कि humans के लिए microorganism का daily life में बहुत importance है. जैसे कि first microorganism है lactobacillus. Lactobacillus help in the formation of curd from milk. यानी कि जो lactobacillus बैक्टीरिया है वो क्या है? दूध से आपका दही बनाने में help करता है. Number 2 microorganism is yeast. यीस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड एंड केक. यानी कि यीस्ट क्या है? ब्रेड और केक्स बनाने में हेल्प करता है. डिकम्पोजर्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स. यानी कि कुछ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स. वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. कोई भी अगर जंगल में पत्तियां गिर गई हैं या एनिमल्स की डेथ हो गई है तो वो क्या करते हैं? उनको रिसाइकल करते हैं और दोबारा से क्या है? मिट्टी में उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं. प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. और क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. तो ये है कुछ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
Now, after learning about the usefulness of microorganism, let's come to harmful microorganism. Some microorganism can cause diseases, यानी कि बहुत सारे microorganisms होते हैं जो disease cause करते हैं हम humans पे, हम में, animals पे और even plants में भी. तो ऐसे microorganism जो disease cause करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी diseases cause करते हैं microorganism. जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरसेस हैं, आपको पता है वायरस भी microorganisms में आते हैं, और कुछ ऐसे फंगस हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं. तो डिजीजेस के नाम है क्लोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड यानी कि आपको सर्दी जुकाम जो फ्लू होता है, प्लांट डिजीजेस प्रेस होती हैं जैसे कि रस्ट और ब्लाइट. तो ये सब डिजीजेस क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं. तो दोनों तरीके से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी हैं. Here comes our next topic which is microorganism and food, यानी कि फूड के प्रिपरेशन में या फूड के स्पॉइलेज में माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रोल है. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन टू प्रिपेयर ब्रेड, इडली एंड डोसा. यानी कि फर्मेंटेशन की मेथड से ही क्या है, आपका जो ब्रेड का डो है वो फूलता है, इडली फूलती है और डोसा का जो बैटर है वो फूलता है, वरना आपका इडली डोसा इतना स्पंजी नहीं बन पाता. बट इसका एक अगर हम मिसयूज कर देंगे, जैसे कि क्या है, हमने खाने को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया रेफ्रिजरेटर में और गर्मी के कंडीशन में अगर उसको रख दिया, हमें पता है कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वार्म इन्वायरमेंट में क्या है, अच्छे से ग्रो होता है. तो यहाँ लिखा है दे कैन ऑल्सो स्पॉइल फूड इफ नॉट स्टोर प्रॉपरली. यानी कि अगर हम खाने को स्टोर नहीं करेंगे प्रॉपरली और वार्म कंडीशन में उसको रख देंगे तो खाने को वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस क्या क्या है नेचर के लिए. इट हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर. यानी कि क्या है, कोई भी मरी हुई चीज़ को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उसको मिट्टी में या सॉइल में मिक्स करके उस सॉइल को फर्टाइल बनाता है. इट हेल्प इन मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस. यानी कि क्या है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड ऑक्सीजन स्पेशली एल्गी. यानी कि क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हमारे अर्थ को क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. इट यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक्स. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स का बहुत सारा जो यूसेज है, जो बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कराई जाती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बनती हैं. इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के प्रोसेस में क्या है, आपकी जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल बन जाती है. तो इसका इम्पोर्टेंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमारे नेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर को कुछ दिए हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर. यानी कि पूरी अर्थ में कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं. दे प्ले यूजफुल एंड हार्मफुल रोल. जैसे कि हमने पढ़ लिया यूजफुल और हार्मफुल रोल. दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम. यानी कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वी आर कनेक्टेड विथ माइक्रोब्स. हम क्या है, माइक्रोब्स से कैसे कनेक्टेड है. माइक्रोब्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही टाइनी लिविंग क्रिएचर है, हम देख नहीं सकते हैं बट डेली लाइफ में वो बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे आसपास प्रेजेंट हैं. जैसे कि डेली लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं. फर्स्ट वन इज कर्ड फॉर्मेशन. यानी कि क्या है, जब दही बनती है तो उसके लिए हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. उसके बाद दूसरा आता है ब्रेड एंड कर्ड मेकिंग, यानी कि केक मेकिंग, सॉरी. तो दूसरा क्या है, ब्रेड एंड केक बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी. जो भी हम ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज का जो भी बेस होता है, जब हम उसको खाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यीस्ट, वो क्या करते हैं, फर्मेंट करके क्या है, आपका एक गैस फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं CO2 गैस. तो यहाँ पर को क्या लिख सकते हैं हम, विच प्रोड्यूस CO2 गैस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड में, फूड स्पॉइलेज. यानी कि क्या है, अगर हम लेफ्ट ओवर, अगर हम बासी खाने को बहुत टाइम के लिए रख देंगे तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा बैड ओडर आ जाएगी, यानी कि बहुत बदबू आ जाएगी. दिस इज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. यानी कि ये किसके द्वारा बन करा जाता है, ये है फंजाई और बैक्टीरिया क्या है, खाने को खराब करने में भी क्या है
इनका रोल होता है। उसके बाद है डाइजेशन इन बॉडी, यानी कि डाइजेशन यानी कि हमारे पेट में बहुत अच्छे-अच्छे बैक्टीरिया भी प्रेज़ेंट है। गुड बैक्टीरिया इन अवर स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारे गट में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। सम गुड माइक्रोब्स लिव इनसाइड अवर बॉडी, यानी कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे माइक्रोब्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि क्या है बहुत सारे वे से क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, जैसे कि डेड लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको छोटे-छोटे क्या है आपको ब्रोक डाउन कर देते हैं और आपकी सॉइल में उसको मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। यानी कि डेड एनिमल्स अगर स्टे रह जाए बहुत टाइम के लिए रुक रह जाएंगे एनवायरनमेंट, तो उससे क्या होगा कि स्मेल आने लग जाएगी, बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाएगा, जिससे क्या है फ्लाइज उसमें बैठेंगी और बहुत सारे डिजीजेस क्या है ह्यूमंस को हो सकती है। तो क्लीनिंग अवर एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आ जाते हैं डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीजेस लाइक कोल्ड, फ्लू एंड क्लोरेरा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है बहुत सारे डिजीजेस, जैसे कि हमने देखा हुआ कि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, बिना फिल्टर का पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत सारी डिजीजेस हमको हो जाती हैं। उसके बाद है फार्मिंग। बैक्टीरिया इन सॉइल हेल्प प्लांट्स बाय एडिंग नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि क्या है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया को हम याद कर लें, तो वो क्या है सॉइल को फर्टाइल करने में भी क्या करता है हेल्प करता है। दे हेल्प प्लांट ग्रो बेटर। ऑब्वियसली अगर सॉइल क्या होगी बहुत ही फर्टाइल होगी, बहुत उपजाऊ होगी, तो हमारे जो प्लांट है वो भी क्या है बहुत अच्छे से उगेंगे। तो हम आ जाते हैं अब इस कंक्लूजन में कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ, दे कैन बी हार्मफुल और यूजफुल, यानी कि माइक्रोब्स क्या है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनि एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज unicellular organism. Unicellular organisms are those organisms which are made up of only one cell, यानी कि जो जीव जो सिर्फ वन सेल के बने होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस, यानी कि वन सेल होने के बाद भी वो क्या है सारे के सारे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, ईटिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है वो परफॉर्म करते हैं और बने होते हैं सिर्फ वन सेल के। तो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दे आर यूजुअली वेरी स्मॉल एंड सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि क्या है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, ऑब्वियसली वन सेल से बने हैं तो बहुत ही स्मॉल होते हैं और क्या है सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यानी कि ये क्या है एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि क्या है अब ये इतने सारी सेल्स के बने हैं कि हर सेल यानी कि हर सेल का फंक्शन क्या होता है अलग अलग होता है, तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करती है। जैसे कि आपकी क्या है मसल सेल्स अलग फंक्शन करेंगी है ना, और आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग फंक्शन करेंगी, तो जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स है ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है मैनी सेल्स यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे आर लार्ज एंड विजिबल टू नेक्ड आइज, यानी कि ये क्या है काफ़ी लार्ज होता है और इनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है, इनको हम क्या है यूं ही देख सकते हैं। So here was the full explanation of chapter number 2. Now coming to the exam based question. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड राइट इट्स टाइप, यानी कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखनी है दैट इट कान बी सीन बाय नेकेड आइज, और उसके एग्जांपल्स लिख देने हैं, टाइप्स लिख देने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल टू अस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं मेकिंग फूड, ठीक है, हेल्प इन डिकम्पोजिशन, सम बैक्टीरिया हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेडिसिन like antibiotics. Now going to third question, there are what is cell, what are its parts, यानी कि सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन लिख लेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ओके, सो दिस वाज द होल वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 of class 8. Hope you like this video. If you like this video, you can comment, like, share, subscribe. Thank you for watching. See you in next class.